हेलो दोस्तों, वेलकम। आज क्लास 12th केमिस्ट्री दूसरी इकाई विलयन। आज मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा एक फॉर्मलता के बारे में बताऊंगा कि आपको समझ विकसित होना चाहिए। फॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मेलिटी बोलते हैं, नॉर्मलता पढ़ चुके हैं आप लोग लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम फॉर्मलता की बात करेंगे और एक पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो इसे पीपीएम में सांद्रता कहा जाता है। पीपीएम में सांद्रता, इन दोनों चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो पहले फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। एक सीधी साधारण सिंपल सी एक बात बताऊं आपको। जैसे मैंने किया, यहाँ पर कोई एक अणु लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है। तो क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे स्थायी बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7, 17, 2, 8, 7। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे स्थायी बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हाइड्रोजन को है और 1 की आवश्यकता क्लोरीन को है। जब दोनों ही परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कैसे होगी, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन। हाइड्रोजन के देखो जो बाहर की तरफ कोश होता है इसे संयोजी कोश बोलते हैं। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ही है। क्लोरीन के 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोनों ने एक एक का साझा कर लिया। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में लिखे जाएंगे और दोनों के अकाउंट में गिने जाएंगे। मतलब ऐसे कि हाइड्रोजन का पहले 1 था, लेकिन साझा करने के बाद अब कितने हो गए, 2। क्लोरीन के कितने हो गए, 8। तो 2 परमाणु थे, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, क्या बन गया, बॉन्ड। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई यौगिक सहसंयोजी है तो वहां पर क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पर आप NaCl का देख लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 2, 8, 1। संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। क्लोरीन का 17 है, 2, 8, 7। संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब साझा नहीं होगा। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, भाई तत्व स्थायी कब होता है, तत्व स्थायी तब होता है जब उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो स्थायी हो जाएगा। तो सोडियम की बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया स्थायी, राइट। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो हो गए 8, हो गया स्थायी। तो कंडीशन क्या है कि सोडियम स्थायी बन सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और क्लोरीन स्थायी बन सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तो अब इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। मतलब ये रहा सोडियम, संयोजी कोश में 2, 8 बंध, संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 बंध, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्लोरीन 2, 8, 7, संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोनों अस्थायी है। स्थायी बनने का क्या मार्ग है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम पे चार्ज आ गया +1। 1 इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो प्लस आवेश आता है। तो अब ये 2, 8 बन नहीं, क्या बचा, 2, 8। क्लियर। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये 2, 8, 7 नहीं है, क्लोरीन क्या हो गया, 2, 8, 8। और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उस पर 1 इकाई ऋण आवेश आ गया। ये भी स्थायी हो गया, बाह्यतम कक्षा में 8, ये भी स्थायी, बाह्यतम कक्षा में 8। Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, और ये विपरीत आवेशित आयन आपस में आकर्षण बल के द्वारा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो आप अंतर समझिए, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ था, साझा हुआ था। यहां इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं हुआ, यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं।
तो क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत संयोजी बंध क्या है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। साझेदारी होगी तो सहसंयोजी बंध। अब जो सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है और ये यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये क्या है, HCl का एक अणु है। ये यहां पर स्थिति थोड़ा डिफरेंट हो गई है, यहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, वैद्युत संयोजी बंध बना है और वैद्युत संयोजी यौगिकों के अणु होते ही नहीं है। सर ये तो आयनों से मिलकर बने हैं। अगर कोई इंसान कह रहा है कि नमक का अणुसूत्र NaCl है, वो बिल्कुल झूठ बोला, सभी झूठ बोल रहा है। ये नमक का अणुसूत्र नहीं है, ये नमक का सरल सूत्र है। ये बता रहा है, NaCl ये बता रहा है कि नमक में सोडियम और क्लोरीन के परमाणुओं का अनुपात 1:1 है। ये नहीं बता रहा है कि सोडियम क्लोराइड के एक अणु में सोडियम का एक परमाणु, सोडियम क्लोराइड के एक अणु में क्लोरीन का एक परमाणु। परमाणुओं की संख्या पता नहीं चल रही है। अगर ये NaCl का अणुसूत्र होता तो सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। ठीक है, तो ये क्या है, सरल सूत्र है, सिंपल सी बात। वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं उनके अणु ही नहीं होते सर। जब अणु नहीं होंगे तो अणुसूत्र कहां से आ जाएगा, दिमाग में जाना चाहिए कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के अणु नहीं होते। वैद्युत संयोजी यौगिकों का क्या होता है, सरल सूत्र होता है। अणु नहीं है तो अणुसूत्र कहां से आएगा। अणुसूत्र किसका होगा, सहसंयोजी यौगिकों का। तो सहसंयोजी यौगिकों के अणु होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, इनके अणु नहीं होते। तो इनका क्या होता है, सरल सूत्र होता है। पुनः समझिए, देखिए अगर मैं यहां पर H2O लिख रहा हूं और मैं बोलता हूं कि इसमें, अब आपसे पूछा जाए, मैंने H2O लिख दिया, मैंने नहीं बोला कि अणुसूत्र है या सरल सूत्र है, कुछ नहीं बोला मैंने। अगर कोई इंसान बोल दे कि ये क्या है, जल का अणुसूत्र है, तब तो आप बता सकते हो कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, जल के एक अणु में एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कब बता पाओगे, जब आपको क्या मालूम हो, अणुसूत्र मालूम हो। अगर ये कन्फर्म है कि जल का अणुसूत्र है तो निश्चित रूप से एक अणु में 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। लेकिन कोई बोले नहीं यार ये अणुसूत्र नहीं है, तो सरल सूत्र है। क्या है, सरल सूत्र। अब मैं ये नहीं कह सकता कि एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि एक अणु में एक ऑक्सीजन है। अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, अगर ये सरल सूत्र है तो संख्या, देखो संख्या पता चलती है अणुसूत्र से, सरल सूत्र से सिर्फ अनुपात पता चलता है। अगर ये सरल सूत्र है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बता सकते हो आप सिर्फ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1। अगर ये सरल, किसी भी यौगिक का अगर सरल सूत्र आपके सामने है, इसका मतलब आपको तत्वों का अनुपात बताया जा रहा है, संख्या नहीं बताई जा रही है। अगर सरल सूत्र ना हो, अणुसूत्र है तो संख्या बताई जा रही है। चलिए तो देखो फिर हम बात करें नमक की। ये नमक का अणुसूत्र अगर होता तो मैं कह सकता था कि नमक के एक अणु में सोडियम का एक परमाणु होगा, नमक के एक अणु में क्लोरीन का एक परमाणु होगा। लेकिन नमक NaCl जो है वो एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। अभी बताया कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के अणु होते ही नहीं है। जब अणु नहीं होगा तो अणुसूत्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं, वैद्युत संयोजी यौगिकों के अणु नहीं होते हैं। अगर आप किसी वैद्युत संयोजी यौगिक का सूत्र बता रहे हो तो निश्चित रूप से वो अणुसूत्र नहीं होगा, वो क्या होगा, सरल सूत्र होगा। जितने भी वैद्युत संयोजी यौगिक हैं सबके सरल सूत्र होंगे, अणुसूत्र हो ही नहीं सकता। वैद्युत संयोजी यौगिक का अणुसूत्र पॉसिबल नहीं है कि अणु नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O लिख देते हैं, CO2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक। ये क्या होगा, इसका अणु है। अणु है तो क्या होगा, अणुसूत्र भी होगा। अणुसूत्र होगा तो क्या होगा, अणुभार भी होगा। अब दोनों में डिफरेंस, इसका अणुभार निकालना है मुझे। कैसे निकलेगा, एक कार्बन परमाणु का भार 12, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 होता है। 2 ऑक्सीजन दिख रहा है तो 2 का कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 गुणा 2 32 हो गया। 12 प्लस 32 बराबर 34। यहां पे कहा जाए कि भैया इसका अणुसूत्र अणुभार निकालो,
इसका तो अणु भार निकाल लिया मैंने। कहा इसका अणु भार निकालो, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, अणु ही नहीं है। इसका हम निकाल सकते हैं क्या? सरल सूत्र भार। क्या निकाल सकते हैं सर? सरल सूत्र भार निकाल सकते हैं, अणु भार नहीं निकाल सकते। तरीका वही है। एक सोडियम परमाणु का भार कितना? 23। एक क्लोरीन परमाणु का भार कितना? 35.5। टोटल कितना हो गया? 58.5। तो 58.5 अगर सोडियम के लिए मैं लिखूं, NaCl भी लिखूंगा, तो ये अणु भार न कह के क्या कहलाएगा? सरल सूत्र भार। वैद्युत संयोजी यौगिक का अणु नहीं है तो अणु भार भी नहीं होगा। तो वैद्युत संयोजी यौगिकों का अगर मैं अणु भार निकाल रहा हूं तो वास्तव में अणु भार नहीं है, क्या है वो? सरल सूत्र भार है। अब अंतर समझिए, मैंने आपको मोलरता पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, यहां पर आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में आ जाएगा। इधर भी मैं निकालना चाहूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो भैया, मतलब मोलरता में सिंपल अप्लाई करना है। मोलरता CO2 की निकालूंगा तभी फार्मूला क्या लगेगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अगर मैं मोलरता निकालने लगता हूं NaCl की, तो यहाँ भी भाई फार्मूला होगा क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब यहां पर देखो, ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो क्लासेस के पढ़े हुए फाउंडेशन कोर्स वाले, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग देखिए, वहां पर ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। मोलों की संख्या क्या के बराबर होती है? भार बटा अणु भार। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह मैं लिख दूंगा विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, और बटे में जो चीज है वही रहेगी क्या? विलयन का आयतन, सॉरी विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है मुझे। अब यहां पर फिर मैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा अणु भार। तो मैं फिर क्या लिखूंगा? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अब गड़बड़ हो गई, NaCl का अणु भार कहां से लाओगे? वैद्युत संयोजी यौगिक का इसका अणु ही नहीं होता तो अणु भार आएगा कहां से? तो अणु भार की का काम मुझे कैसे से लाना पड़ेगा? सरल सूत्र भार से, क्योंकि वैद्युत संयोजी यौगिक का अणु भार नहीं होता, सरल सूत्र भार होता है। तो जहां मैं अणु भार लिख रहा था, अब अणु भार के स्थान पर मुझे लिखना पड़ेगा विलेय का सरल सूत्र भार, और बटा क्या आ रहा है बोलो? विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर हो गया? अब ये भी मोलरता और ये भी मोलरता है। अब इसे मैं बोल रहा हूं मोलरता। ठीक है, कैसे भी मोलरता बोलना चाहिए, दोनों सेम है क्या? ये और ये सेम है क्या? इसे मोलरता बोल दिया, इसे मोलरता नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ अणु भार और यहाँ सरल सूत्र भार है, अंतर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब अणु भार के स्थान पर सरल सूत्र भार का प्रयोग किया जाए तो हम मोलरता को मोलरता ना बोल के क्या बोलते हैं? फॉर्मुलता बोलते हैं, फॉर्मुलेटी बोलते हैं। ये साम्यता की नई इकाई है। परिभाषा क्या है भाई? सिंपल सा, यानी है क्या भाई? वास्तव में मोलरता कुछ और नहीं है, मोलरता को ही फॉर्मुलता कहते हैं। कब? जब हम मोलरता किसी वैद्युत संयोजी यौगिक की निकाल रहे हैं। यदि किसी वैद्युत संयोजी यौगिक की मोलरता हम ज्ञात कर रहे हैं तो उस समय अणुभार के स्थान पर सरल सूत्र भार का प्रयोग किया जाएगा। इन परिस्थितियों में ज्ञात की गई मोलरता को ही फॉर्मुलता कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मोलरता फॉर्मुलता में अंतर हो गया। परिभाषा में रिवाइज करा देता हूं, क्या बताई थी मैंने मोलरता की? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को फॉर्मुलता कहते हैं, परंतु फॉर्मुलता वैद्युत संयोजी यौगिकों हेतु ज्ञात की गई मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो आज का पीपीएम में साम्यता। पीपीएम होता है, देखो अब मैंने देखो क्लासेस तो आपको सारे सिस्टमेटिक ही देखने पड़ेंगे भाई, ये साइंस है, अनसिस्टमेटिक देखोगे आपको कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं लेगा, लेकिन
चीजें जो आसान चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको धीमे धीमे कठिन अधिक कठिन और कठिनतम होती चली जाएंगी, और सिस्टमेटिक अगर आप देख रहे हो तो आसान डे बाई डे चीजें आसान लगेंगी। तो प्लीज आप पहले फंडामेंटल क्लासेस को जरूर देखिएगा, संभव हो तो आगे आपकी मर्जी, फंडामेंटल क्लासेस को जरूर देखिए। उसके बाद बिलियन की पहले आप ये सेकंड लेक्चर है, आज फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकंड लेक्चर को देखिएगा, तो काफी चीजें कवर होगी। पीपीएम क्यों कर रहा हूँ ऐसी बात, मैंने वहां पे बताया तनु बिलियन और शांत बिलियन। अब ये कोई बिलियन है, बिलियन कैसे बनता है भाई, विलायक के अंदर किसी विलय को घोल दिया जाए तो तैयार हो जाता है क्या बिलियन। क्लियर है, विलायक के अंदर अगर विलय को घोल दिया जाए तो विलयन बन के तैयार हो जाता है। तो अब है क्या, मुझे सांद्रता निकालनी है। सांद्रता का मतलब विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, है ना, ये जो सांद्रता है। तो अगर विलयन बहुत, अगर इसके अंदर विलय बहुत कम विलय घुला हुआ है ना, विलय ज्यादा घुल गया तो सांद्र विलयन, विलय कम घुला है तो तनु विलयन, और बहुत कम घुला है तो अति तनु विलयन। तो मैंने मान लिया कि यार बहुत ज्यादा तनु विलयन है, अब तनु विलयन बहुत तनु विलयन है तो इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होगी। अब मैं कहूँ कि यार 100 ml के अंदर आप क्या करो भैया कि इसमें विलय की मात्रा निकाल के बताओ, तो नगण्य होगी, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं बोल दूंगा ना चलो हटाओ 100 ml निकल गई, 1000 में निकाल लो, तब भी पॉसिबल नहीं होगा, नहीं ढूंढ पाओगे मेरे भाई। मैं 10,000 में बोल दूं, 10,000 में भी अच्छी खासी मात्रा आपको सही उत्तर मिलने वाला नहीं है। मैं 10,000 के बजाय 1 लाख बोलने लग जाऊं, ठीक है, कि 1 लाख ml में निकाल लो, तब भी काम नहीं बनेगा। तो जो विलयन बहुत तनु होते हैं तो उनमें अगर विलय की मात्रा मुझे सही प्रकार से निकालनी है तो हम विलयन, मतलब विलय बहुत कम है तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगे तो आप विलय को काउंट कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत तनु विलयन है, और अगर हम विलय की मात्रा निकाल रहे हैं तो वहां पर हम विलयन 100 ml, 1000 ml, 10,000 ml, 1 लाख लेकर सीधा लेते हैं 10 लाख। कितना लेंगे भैया, 10 लाख, एक के आगे 6 जीरो लिख सकते हैं, 10 की घात 6। इंग्लिश में इसे 10 की घात 6, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन। अब क्लियर हो गया। तो 10 लाख मिलियन में जो विलय की मात्रा है वही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, यानी कोई विलयन लिया है, कितना लिया है मैंने, 10 लाख ग्राम ले लो आप, 10 लाख मिलीग्राम ले लो, 10 लाख मिलीलीटर ले लो, 10 लाख लीटर ले लो। तो 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता बोलते हैं। अब इसे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर आ जाएगा विलय के भागों की संख्या या फिर विलय का भाग बटा क्या आ जाएगा, विलयन का भाग। क्योंकि 10 लाख ग्राम में निकाल रहे हो तो गुणा 10 लाख, 10 लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6। तो ये हमारी पीपीएम में सांद्रता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे नेक्स्ट वीडियो।